जय हिंद एवरीबॉडी। आपका यहाँ पे इस सेशन में स्वागत है। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हिस्ट्री का। डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स वाला पोर्शन आप जानते ही हो कि एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में तो आ ही रहा है, और ये जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे ही ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो आज हम काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रैवलर्स कवर करेंगे, और ट्रैवलर्स के साथ उनके कंटेम्प्रेरीज जो हैं और जो टाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ट्रैवलर्स के नाम है उनके बुक्स करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका जो टाइम है कंटेम्प्रेरी जो हमने अभी बात की, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो सीधा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट जो मेन यहाँ पे, हम इनको एग्जैक्टली ट्रैवलर नहीं कह सकते हैं, ये एक्चुअली में एक राजदूत थे, एम्बेसडर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके कोर्ट में आए थे, जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस दी थी। तो एग्जैक्टली इनको ट्रैवलर कहना गलत होगा, बट सिंस इन्होंने बीइंग अ फॉरेनर इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ कहा है तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं, भले ही है ये एक एम्बेसडर थे। तो मेगास्थनीज का जो अकाउंट है, इन्होंने जो बुक लिखी थी डैट इज़ इंडिका, बट ये बुक जो है वो लॉस्ट हो गई, उसके बाद गुम हो गई। और हम जो मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं, ये फ्यूचर जो इसके बाद जो राइटर्स आए थे, चाहे आप प्लाइनी की बात कर लें, चाहे एरियन की बात कर लें, कुछ ग्रीको रोमन राइटर्स आए थे, उनके रेफरेंस से हमें पता लगा कि मेगास्थनीज एक्चुअली इंडिया के बारे में क्या कहा था। मेगास्थनीज जो कि खुद एक ग्रीक थे, उनकी नज़र से इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिस्टम कैसा था, उसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, डैट इज़ दी 300 या फिर 3rd to 4th सेंचुरी BC जो है, 4th to 3rd सेंचुरी BC हम इसको कह सकते हैं, लगभग उस टाइम पे आए थे। बुक का नाम यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, इवन दो ये बुक आज हमारे पास मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। मेगास्थनीज के जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो आप ये चीज़ इमेजिन कर कीजिए कि अगर आप किसी भी एक फॉरेन डिग्नेटरी या फिर फॉरेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को कहीं पे दिखाओगे, या कोई शहर दिखाओगे, कोई लोकेलिटी दिखाओगे, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड दिखाओगे अपने कंट्री की, कभी कोई नेगेटिव या फिर आप उसको झुग्गी झोंपड़ियों वगैरह में नहीं लेके जाओगे। सो मेगास्थनीज का जो एक व्यू पॉइंट है इंडियंस के बारे में, बहुत ज़्यादा यूटोपियन हमें नज़र में आता है। यूटोपियन की बात है कि बहुत ज़्यादा ओवरली पॉजिटिव कहीं ना कहीं पे नज़र में आता है, और काफ़ी चीज़ों को इग्नोर भी किया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ही हैज़ मैंशन 7 कास्ट, जो कि हम बात करते हैं वर्ण सिस्टम में सिर्फ 4 वर्ण हैं, लेकिन इसने 7 वर्ण मेंशन किए, जो कि एक गलत ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट इसने कहा कि इंडियन सोसाइटी में कोई चोरी चकारी नहीं होती, कोई थेफ्ट नहीं होता, लोग यहाँ पे नॉन वेज जो आपका लिकर है वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते, यहाँ पे स्लेवरी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, देर इज़ नो स्लेवरी इन इंडिया, जो कि बहुत ही गलत ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्ट में स्लेवरी के डिफरेंट टाइप्स और कैसे हम स्लेव्स को फ्री कर सकते हैं और भी जो डिटेल्स है वो डीप में डिस्कस की हुई हैं। लेकिन अदरवाइज मेगास्थनीज की नज़र से जो भी इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के हिसाब से कि दूसरे राइटर्स ने क्या लिखा। सो ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर, इवन दो इनकी काफ़ी बातें जो है वो सच नहीं मानी जा सकती हैं। ओके, सो हम अगले उस पर आते हैं जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर हैं, डैट इज़ फाहियान, या फिर इनको फाशियान भी लिखते हैं, जो कि चाइना से आए थे, वो केम फ्रॉम चाइना। लेकिन याद रखना ये नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके से आते हैं, ही कम्स बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, डैट इज़ पूरे वेस्टर्न चाइना से होते हुए, सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से होते हुए इंडिया की तरफ आते हैं, तक्षशिला वाली साइड से आएंगे। सो ये यू कैन से हांगकॉन्ग या फिर उधर ईस्टर्न इंडिया वाली साइड से नहीं आते हैं, बट ही जब ये वापस गए तो ये बिल्कुल ही साउथ इंडिया और फिर श्रीलंका होते हुए और फिर सी रूट से फिर ये दोबारा साउथ चाइना की तरफ गए। तो इनके वापस जाने का रूट है और जो आने का रूट है दोनों ही अलग थे, जबकि हम नेक्स्ट ह्यूनसांग की बात करेंगे, वो नॉर्थ वेस्ट से आएंगे और नॉर्थ वेस्ट से ही वापस चले जाएंगे। द्विज चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आते हैं, और आपको ये बात पता ही है कि जो बुद्धिज़्म है एंशियन इंडिया में वो सबसे ज़्यादा पीक पे था, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में बुद्धिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। बहुत जो संत हैं, बहुत जो चाइनीज़ और इवन कोरियन और जापानीज़ जो सेंट्स हैं, दे वांटेड टू नो कि एक्चुअली जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म के टेक्स्ट हैं वो कहाँ पे हैं और उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। सो फाहियान के इंडिया में ट्रैवल करने का जो मकसद था वो मोरलेस आप कह सकते हो कि रिलीजियस था। ही वॉन्टेड टू ट्रैवल इन इंडिया, जिससे वो मैक्सिमम उन प्लेसेस पे विज़िट कर पाएँ जहाँ पे बुद्धा एक्चुअल में रहते थे,
जहाँ पे बुद्धा ने ट्रैवल किया हुआ था, जो कि बुद्धा की लाइफ से इंपॉर्टेंट जुड़े हुए हिस्से जहाँ पे थे, और उन्होंने वो भी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। अगर हम यहाँ पे फाहियान की बात करें कि कौन से ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिनको वो वापस चाइना ले जा सकते हैं। सो मेनली अगर हम एक बात में अगर इसकी बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को ये वापस चाइना ले जाना चाहते थे। सो ही वांटेड टू ब्रिंग बैक द बुद्धिस्ट लिटरेचर टू चाइना, और यही मकसद मोटा मोटा ह्यून सैंग का भी होगा, जो लगभग आप कह सकते हैं कि 200 साल फाहियान के बाद आते हैं। सो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आते हैं, बहुत ही अच्छे से इनको ट्रीट किया जाता है और बहुत अच्छी जो है ये इमेज इंडिया की प्रेजेंट करते हैं। इंडिया में लोगों को हैप्पी पीपल बोलते हैं कि इंडिया में लोग बहुत ही हैप्पी और कंटेंटेड हैं। यहाँ पे चोरी चकारी बहुत कम है, यहाँ पे लोग बड़े ईमानदार हैं, नॉन वेज बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, ड्रिंकिंग भी बहुत कम है, सज़ा भी बहुत कम मिलती है, राजा भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप हर बात को उस तरीके से हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फाहियान का जो एनालिसिस है वो में भी चाइनीज़ सोसाइटी के कंपैरिजन में उन्होंने चीज़ें बताई हैं। लेकिन हम आगे भी बात करेंगे, जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे हैं 99% जो हैं वो इंडिया को एक बहुत ही बेहतर और एक अच्छा लैंड बताते हैं, जहाँ पे कंडीशन ऑफ आम सोसाइटी भी बहुत अच्छी है और राजा भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये एक कॉमन थीम होगा जो कि हम देखेंगे कि लगभग सारे ट्रैवलर्स ही ऐसी बात करेंगे। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे आ जाती है कि 60 साल के फाहियान थे जब ये इंडिया में आए, ऑलरेडी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, और जब ये वापस भी जाते हैं तो चाइनीज़ जो एम्परर हैं काफ़ी ज़्यादा इनका सत्कार और जो आदर है वो करते हैं। सेकंड सी कपिला वस्तु, बोध गया, ये सारी जगह पे विज़िट करते हैं जो कि बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने संस्कृत और बाकी भी काफ़ी चीज़ें सीखी। फुगोजी करके इन्होंने अपनी बुक लिखी जो कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई रिगार्डिंग योर फाहियान्स अकाउंट ऑफ इंडिया, और ये बहुत सारा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये वापस चाइना में लेके जाते हैं और बहुत अच्छी यादों के साथ ही फिर चाइना में जाते हैं। और ये कुछ पॉजिटिव कनेक्शंस हैं जो इंडिया और चाइना के, अगर हम हिस्टोरिकल लिंक्स की बात करें, जो इंडिया और चाइना को जोड़ने का काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रैवलर यहाँ पे हैं ह्यून सांग, जिसको शुआनज़ैंग भी कहा जाता है, और ये इनको मोक्ष देव का भी, अगर संस्कृत नाम की बात करें तो मोक्ष देव का भी इनको नाम दिया गया है। और ये हर्षवर्धन, डैट इज़ 6 to 7 सेंचुरी AD के आसपास ही आते हैं। एंड इनका जो अकाउंट था इंडिया के बारे में, इनको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा डीप कहा जाता है। ये ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, ज़्यादा इंडिया में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एंड ह्यून सैंग को सबसे इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ पिलग्रिम या फिर ट्रैवलर यहाँ पे कहा जा सकता है। और लेकिन जो पर्पज़ इनका था वो फाहियान के जैसा ही था। ये चाहते थे कि ओरिजिनल जो बुद्धिज़्म की किताबें हैं उनको चाइना में ले जाके उनको ट्रांसलेट किया जाए, और ओरिजिनल बुद्धिज़्म जो है उनकी चीज़ों को ये लोग डिस्कवर कर पाएँ। इनफैक्ट जो ज़ेन बुद्धिज़्म है तिब्बत का, और जो इवन जो बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट एशिया में गया है, कोरिया में गया है, जापान में गया है, उनमें इनकी जो ट्रांसलेट और लाई हुई बुक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल हम कह सकते हैं। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि 600 से भी ज़्यादा किताबें यहाँ से लेके गए, जो कि पता ही नहीं कितने घोड़ों और खच्चरों पे लादी हुई थी इन्होंने। लेकिन इन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म का जो एक स्टेटस है वो डिक्लाइन वाला स्टेटस है। बुद्धिज़्म बिल्कुल राइज यहाँ पे नहीं करता हुआ दिख रहा है, बुद्धिज़्म एक्चुअली डिक्लाइन में है, जो कि बात बिल्कुल सच थी। ओके, और इन्होंने और भी बड़ी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन किया, इंडिया की ज्योग्राफी, शहर कैसे हैं, राजा कैसे हैं, हर्षा के बारे में बहुत अच्छी बातें बताते हैं ये। बट यहाँ पे एक हैप्पी पिक्चर दिखाने के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो ह्यून सैंग है वो यहाँ पे अनटचेबिलिटी की कंडीशन का भी बताते हैं कि वर्ण सिस्टम में जो एक नेगेटिव बात थी अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबल्स जैसे कि चांडाल जो थे, जो कि हम कह सकते हैं हंटिंग और डेड एनिमल्स की स्किन वगैरह से डील करते थे, तो उनकी क्या बुरी हालत थी, ये सब चीज़ें भी इन्होंने बताई हुई हैं। सो ओवरऑल अ वेरी गुड सिचुएशन ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ों का पक्ष भी इन्होंने रखा हुआ है। सो सबसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना जाता है ह्यून सैंग को। ह्यून सैंग के 100 ईयर्स बाद, डैट इज़ यू कैन से 8th century AD, यू कैंट एग्जैक्टली से 100, हम कह सकते हैं कि 40, 50, 60 ईयर्स बाद इन 7th और 8th century AD में एक यी जिंग नाम के एक और चाइनीज़ पिलग्रिम आते हैं, जिसके बारे में हम कम पढ़ते हैं, बट इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। सो यी जिंग, और इनको इत्सिंग भी कहा जाता है, इत्सिंग, ITSING, तो इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी।
लेकिन जो मेन दो हैं वो यही हैं, फाहियान एंड ह्यून सैन। ओके, नेक्स्ट इज़ अल मसूदी। ये एक बहुत ही तगड़े जोग्राफ़र थे, बहुत ही तगड़े स्कॉलर थे अरब वर्ल्ड से, जो कि 10th सेंचुरी सी में आते हैं। इनफैक्ट आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो मेजॉरिटी यहाँ पर ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो मोस्टली गुजरात वाली साइड से ही आएंगे, स्पेशली जो चाइना वाली साइड से नहीं आ रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अरेबियन हो, चाहे इवन अफ्रीकन हो। अफ्रीकन की हालांकि बहुत प्रोमिनेंट ट्रैवलर का हम नहीं सुनते हैं। सो दे आर ऑल लैंडिंग इन गुजरात। सो गुजरात यहाँ पे गेटवे की तरह काम कर रहा है, जहाँ से बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो इंडिया में एंटर करते हुए दिख रहे हैं आपको। गुजरात में भी जो पोर्ट होगा डैट विल बी सूरत। सूरत पोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहाँ से मैक्सिमम ट्रैवलर्स यहाँ पे इंडिया में आपको मिलते हैं। तो अल मसूदी जो कि बहुत तगड़े जोग्राफ़र थे और बहुत तगड़े हिस्टोरियन भी थे। इनफैक्ट अल मसूदी को यू कैन से हेरोडोटस, जो कि बहुत तगड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं ग्रीक्स के, ऑफ द अरब्स भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने वेस्टर्न इंडिया के काफ़ी हिस्सों में यहाँ पे ट्रैवल किया, गुजरात, मालाबार, और इन्होंने इंडिया के कल्चर को इटालियंस के साथ कंपेयर करके देखा कि इंडिया और इटली का जो कल्चर है वो इनको काफ़ी हद तक एक जैसा लगा। क्योंकि अरब की बात करें तो वहाँ से इटली भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो दो कल्चर्स को कंपेयर यहाँ पे लोग कर सकते थे। ओके, मुरुज अल जबाब करके इन्होंने बुक लिखी, जहाँ पे इंडिया और बाकी भी कंट्रीज जो इन्होंने विज़िट करी, पूरा अरब वर्ल्ड और इवन उसके बियॉन्ड भी इन्होंने विज़िट करा, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। बट यहाँ पे एक मेन जो थीम यहाँ पे समझ में आती है अल मसूदी की ऑब्जर्वेशन से, वो ये है कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में बहुत कम चीज़ें कॉमन हैं, और इस अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा फॉस्टर करने के लिए या फिर इनको बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा स्टेप एक्चुअल में लेने होंगे। सो ही डिस्कसेस के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं अरब वर्ल्ड के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। इनमें जो कुछ गैप है वो कम होना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल थीम यहाँ पे नज़र में आती है। ओके, और बाय द वे अगर हम बात करें अल मसूदी की भी, तो इनके टाइम पे जो इंडियन किंगडम्स थे, यू कैन से राष्ट्रकूटास वगैरह, राष्ट्रकूटास, ये साउथ में बात कर सकते हैं चोलास। सो दे वर द प्रोमिनेंट किंग्स, इनके टाइम पे लोग आते हैं और ट्रैवल करते हैं। ओके, नाउ कम्स अल बिरूनी, जो कि यू कैन से लगभग 1000 AD के आसपास इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, जब महमूद ऑफ गजनी के इंडिया में बहुत ही घातक अटैक्स हो रहे थे। तो ही वॉज बेसिकली अ स्कॉलर महमूद ऑफ गजनी की कोर्ट में, और महमूद ऑफ गजनी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बदनाम और इनफेमस था इंडिया में रेड्स मारने के लिए, स्पेशली डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट सोमनाथ टेम्पल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर उसकी दरबार में ज़रूर था, डैट वॉज अल बिरूनी। ये उज़्बेकिस्तान, ईरान वाले कल्चर से आते थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च की इंडिया के बारे में, जो कि इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, डैट इज़ तहकीक हिंद, और ये अरबिक में लिखी हुई है, जिसके 18 वॉल्यूम्स हैं। हालांकि इन्होंने इंडिया के सारे शहरों को, कल्चर्स को खुद से देखा नहीं है, खुद से ऑब्ज़र्व नहीं किया, लेकिन इन्होंने बाकी सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। अल बिरूनी एक्चुअल में काबुल में और अफ़गानिस्तान के बाकी हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा हिंदू स्कॉलर्स के कांटेक्ट में आए, और उनके थ्रू इन्होंने इंडिया की एक इमेज बनाई। सो एक कमी इनकी हम ये कह सकते हैं कि खुद इन्होंने विज़िट जो जगहें की बहुत कम थी, बट इंडिया की लगभग हर चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। गीता के बारे में, द उपनिषद्स, हमारे स्कॉलर्स जैसे पतंजलि, पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में, जो साइंटिस्ट थे जैसे आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट। सो ही इज़ टॉकिंग डीपली अबाउट द इंडियन फिलॉसफीज, सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। एंड देन ही इज़ इम्प्रेस्ड ऑल्सो कि इंडिया में कितनी नॉलेज है, तो काफ़ी इम्प्रेस्ड भी था, क्योंकि अल बिरूनी एक स्कॉलर आदमी था। ही वॉज लाइक हैविंग अ वेरी, यू कैन से, एक साइंटिफिक अप्रोच वाला आदमी था। ये हर चीज़ को रिलीजन के एंगल से नहीं देख रहा था। तो ही हैड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द इंडियन कल्चर एज वेल, और ये भी कहता था कि हिंदू और मुस्लिम्स का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मतलब क्या है? मुस्लिम मीन्स बेसिकली सेंट्रल एशियन और अरब वर्ल्ड के जो निवासी हैं, जो हिंदूज़ हैं, दे आर ऑल जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, उनको यहाँ पे हिंदूज़ बोला जा रहा है। तो इसलिए कह रहा था कि दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ कम्युनिकेशन लैग जो कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में आपको दिखता है। सो अल बिरूनी की किताब जो कि 18 वॉल्यूम, कम नहीं होते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिटेल्ड एक एनालिसिस है
इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। सो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मार्को पोलो पे। मार्को पोलो एक बहुत ही फेमस इटालियन ट्रैवलर हैं, लेकिन ज़्यादा जो इनका इंटरेस्ट था मार्को पोलो का, डैट वाज इन चाइना। तो मार्को पोलो चाइना से एक्चुअली जब वापस आ रहे थे तब इन्होंने साउथ इंडिया के कुछ पोर्शंस को विज़िट करा था। ये 1200 समथिंग में आता है, डैट 13th सेंचुरी एडी में ये एशिया को विज़िट करते हैं, लेकिन इंडिया वाला जो पोर्शन था वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। तो साउथ इंडिया के कुछ पोर्शंस में इन्होंने यहाँ पे विज़िट करा और ही वॉज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज। अगर हम मार्को पोलो की बात करें तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था वो इंडिया में रिचेस देख के, प्रॉस्पेरिटी देख के। ये देखा कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन था तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भाई साहब को लगेगी, बट देन ही रियलाइज्ड कि यहाँ पे लोग भले ही बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहनते हों, लुंगी में घूमते हों, लेकिन उनके पास अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है बहुत तगड़ी है। सब ने कोई ना कोई जेवर पहने हुए हैं। राजा भी कपड़े पूरे नहीं पहनते हैं, बट ही इज़ वेयरिंग अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे जो एक प्रॉस्पेरिटी है उसका अच्छा एक अकाउंट दिया है मार्को पोलो ने। और यहाँ पे फिर से वही बात जो हमने फाहियान वगैरह के टाइम पे की थी कि ही इज़ पेंटिंग द पिक्चर ऑफ इंडिया इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि इंडिया में ईमानदारी, गुड गवर्नेंस जैसी चीज़ें बाकी जो दुनिया के हिस्से हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलती है। सो ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि एंशेंट और मिडिएवल इंडिया में जो सोसाइटी थी, इंडिया की गवर्नेंस थी, वो आज से तो बहुत ज़्यादा बेटर थी। और ये लगभग हर जो फॉरेन ट्रैवलर है यहाँ पे टेस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को। आप कह रहे हो कि मोहर लगा रहा है अपनी। ओके, एंड देन श्रीलंका वगैरह की भी बात की, हीरे मोती, जेम्स, पर्ल्स, क्योंकि साउथ इंडियन अगर आप सी में देखें तो बहुत हीरे मोती, जेम स्टोन्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो उनकी भी अच्छे से यहाँ पे बात करता है। ड्रेसिंग हैबिट्स, खाना पीना, कोकोनट, कि कोकोनट से बहुत लोग खाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि साउथ इंडिया में इन्होंने ज़्यादा विज़िट करा। और इन्होंने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और एशिया में एक जो यूनिक चीज़ देखी वो थी बीटल लीव्स। बीटल लीव्स को आप पान सुपारी जैसी चीज़ कह सकते हैं, जो कि इंडिया के और इवन इंडोनेशिया जैसे एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं चबाते हैं, और उन चबाने से उनका जो मुंह है वो कहीं ना कहीं वो लाल भी हो जाता है। सो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज के लोग यहाँ पे क्या चबाते हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ में उनको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड देन ही डिस्कसेस कि इंडिया में संत महात्मा बहुत टाइप के हैं। जैनिज़्म एक रिलीजन है जो कि किसी को भी मारता नहीं है, बिल्कुल ही नॉन वायलेंस की बात करते हैं। तो ये चीज़ें मार्को पोलो के लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक थी, क्योंकि दुनिया के किसी और हिस्से में ये फ़िलासफ़ीज़, ये जो ब्यूटी है इंडिया की, इनको नहीं मिलती थी। फिर देन थोड़ा बहुत विज़िट करके ये यहाँ से चले गए थे। ओके, देन वी टॉक अबाउट इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आते हैं एंड दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैवल्ड पर्सन्स में से एक इनको माना जाता है, जो कि अफ्रीका के कोने से चलते हैं, लगभग एशिया का हर कंट्री नापते हैं और फिर वापस अपने कंट्री में चले भी जाते हैं। लेकिन जब ये इंडिया में आए थे तब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। डैट वाज अराउंड 1330s की आप बात कर सकते हैं, तो 14th सेंचुरी की बात हो गई है। सो इंडिया में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। इन्होंने देखा कि मैंगो नाम का भी एक फ्रूट होता है। इन्होंने और भी यहाँ पे चीज़ें देखी, हाथी बंदर जैसे जानवर देखे जो कि दूसरे हिस्सों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। इन्होंने सती प्रथा को भी देखा, जिनको देख के बहुत ज़्यादा इनको लगा कि ये एक गलत प्रैक्टिस है, जो कि थी भी। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन खान पान को, इंडियन कपड़ों को, पूरे कस्टम को बहुत अच्छे से यहाँ पे देखा। और जब ये इंडिया में आए, इब्न बतूता की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के काफ़ी फेवरेट हो गए थे और इनको काजी की पोस्ट मिल गई थी दिल्ली में, जितने साल ये रहे। तो देखा जाए ये सिर्फ ट्रैवलर नहीं थे, इन्होंने इंडिया में कुछ टाइम जॉब भी किया अगर हम देखें तो। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, इब्न बतूता भी क्रिटिकल थे मोहम्मद बिन तुगलक के। ये खुद कहते हैं अपनी बुक में, इनकी बुक का नाम था रहला, RIHLA। उस बुक में ये खुद कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही मर्क्यूरियल आदमी है। मर्क्यूरियल मीन्स बहुत ही मूडी आदमी है, किसी को ईज़िली सज़ा दे सकते हैं, किसी को ईज़िली मरवा सकते हैं। तो इनके कुछ व्यूज़ की वजह से इब्न बतूता और इनकी बनती नहीं है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको एक एम्बेसडर बना के चाइना में भेजने का फरमान जारी कर देते हैं कि भाई आप यहाँ से अब चलते बनो। और ये फिर दिल्ली जैसे कैपिटल की भी बात करते हैं कि दिल्ली बहुत ही बड़ा सिटी है और ये बहुत तगड़ा एक कल्चरल कैपिटल भी बन चुका है
अगर हम ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि ये सारे मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे थे। कहने का मतलब कि अफ्रीका, यूरोप, ये भी वेस्ट में ही पड़ते हैं। सो ये ईस्टर्न वर्ल्ड इनको, इंडिया को कहीं ना कहीं कहा जाते थे। सो इवेंचुअली इब्न बतूता जो हैं वो साउथ इंडिया होते हुए, श्रीलंका, मालदीव्स होते हुए फिर चाइना चले गए थे, और चाइना में काफ़ी वक्त बिता के फिर ये वापस अपने कंट्री गए थे। और इन्होंने मालदीव्स की भी बड़ी तारीफ़ की है। मालदीव्स आइलैंड जब इन्होंने विज़िट किया, इन्होंने मालदीव्स को भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा, कि वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत ही बढ़िया आइलैंड्स हैं जो आपको और कहीं जगह नहीं दिखते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द फ्रेंचमैन फ्रांको बर्नियर। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये यूरोपियन नाम है। तो ये फ्रांस से आए थे, और ये मुग़ल जो शासन चल रहा था उनके टाइम पे आते हैं, 1650s में। तो बेसिकली जब दारा शिकोह और यू कैन से कि औरंगज़ेब के बीच में एक बहुत ही घातक वॉर चल रही है सक्सेशन के लिए, देन ही इज़ कमिंग टू इंडिया। और ही बेसिकली वॉज अ डॉक्टर, जिन्होंने काफ़ी काम भी किया एज अ यू कैन से डॉक्टर विद द मुगल्स। और फ्रांको बर्नियर एक बड़ी ही यूनिक यहाँ पे ट्रैवलर हैं, जिन्होंने इंडिया की ज़्यादा नेगेटिव्स बताए हैं पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को। इन्होंने अपनी किताब लिखी है ट्रैवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर, उसमें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बातें भी लिखी हैं। एंड फ्रांको बर्नियर की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ही वॉज नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ द इंडियन कल्चर। ज़्यादा क्रिटिकल नज़र से देखते थे, और ज़्यादा कमियां इन्होंने इंडियन कल्चर में निकाली हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जैसे ही फ्रांको बर्नियर इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात ज़रूर करते हैं। ही सेज कि इंडिया में सारी ज़मीन, सारा लैंड, सारे का सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो शहंशाह का है, सुल्तान का है, राजा का है। आम लोगों के पास कोई भी ज़मीन नहीं है, कोई भी अपने घर नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सुल्तान का है। तो जब आप किसी भी ज़मीन पे रहते हो, किसी भी ज़मीन पे खेती करते हो, जब आपको पता हो को आपका नहीं है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये गलत फहमी थी फ्रांको बर्नियर को कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप अपना घर, अपनी ज़मीन खरीद बेच नहीं सकते हो, और इसकी वजह से आप उसमें डेवलपमेंट करने का भी नहीं सोचोगे। हालांकि बहुत ही गलत एक धारणा थी, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा था। पर ये क्रिटिसाइज़ करने के लिए इसने ऐसी बात कही, और इसने कहा कि इंडिया में सिंस लोग अपनी डेवलपमेंट में ध्यान ही नहीं देते हैं ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ तो इंडिया में बहुत पुअर लोग हैं और कुछ अमीर लोग हैं जो कि इन गरीबों को दबाते रहते हैं। तो इंडिया में देयर इज़ नो मिडिल क्लास, ये इस भाई साहब का यहाँ पे कहना था। सो बहुत ही वाहियात और बहुत ही अजीब सी जो फ्रांको बर्नियर है, इनकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस रही हैं इंडिया को लेकर, जो कि सबसे नेगेटिव ऑब्जर्वेशन भी आप कह सकते हैं। ओके, और अजीब बात यह है कि फ्रांको बर्नियर का जो एक व्यू था उसको यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा माना भी। ओके, फ्रांको बर्नियर के ही साथ में उनके 10-20 साल आगे पीछे एक और ट्रैवलर आए थे फ्रांस से, डैट वाज टैवर्नियर। ये भी मुगल्स के ही टाइम पे आए थे इन 17th सेंचुरी। आप इसको भी अलग से नोट कर सकते हैं। सो वो ऐसे नहीं थे, इन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली इंडिया को देखा और उनके कल्चर को वहाँ पे डिपिक्ट किया। बट ये भी TAVERNIER टैवर्नियर थे, ये भी फ्रांस से ही आ रहे थे इन 17th सेंचुरी। सो ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एक और यूनिक ट्रैवलर पे, जो कि बहुत ही दूर से इंडिया में ट्रैवल करने आए थे। डैट इज़ अफान्से निकितिन, जो कि रशिया से आ रहे थे सीधा। तो रशिया से ये अपने घोड़े पे चले और बहुत ही कैस्पियन सी से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए, और फिर फाइनली अरेबियन सी से शिप में एक टूर करके इंडिया में पहुंचते हैं। और फिर 14th सेंचुरी जब बहमनी सल्तनत इंडिया में थी, जब महमूद गवन जैसे ईरानियन जो प्राइम मिनिस्टर से इंडिया में रूल कर रहे थे डेक्कन वाले एरिया में, तब इन्होंने इंडिया में ऑब्जर्वेशंस करी और इंडिया में ट्रैवल करा। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी कि इंडिया में किस तरह के लोग हैं, क्या पहनते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि केरला वाली साइड पे है। लाइफस्टाइल, रिलीजन,
यहाँ पे इन्होंने बताया कि 84 के आसपास रिलीजन्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व की जो कि बाकियों ने भी करी। एंड इंडिया के ट्रेड की बात करी, क्योंकि रायचूर और गोलकोंडा माइन से डायमंड माइन किए जाते थे, डायमंड की कटिंग भी होती थी। बाद में आपको बता दूं कि डायमंड की जो मेन मार्केट्स थी वो बहुत टाइम तक इंडिया की मोनोपोली थी। उसमें इंडिया में ही मेन जो डायमंड माइनिंग है वो की जाती थी, गोलकोंडा और ये रायचूर, यू कैन से दैट डेक्कन एरिया, वो हैदराबाद और जो आप कह सकते हैं कि कर्नाटका वाला एरिया, उसी की अगर हम बात करें तो बहुत ही ठंडे इलाके से आते थे अफैन से निकेतन। तो बाद में ही बिकेम होम सिक, इनको घर की याद आने लगी। और इनफैक्ट इंडियन कल्चर भी बिल्कुल मैच नहीं करता था रशियन कल्चर से। सो कई जगह इनको लगा कि मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है, तो उन्होंने एक मुस्लिम नेम भी रख लिया था थोड़ा इजी रहने के लिए। सो इवेंचुअली ये यहाँ से चले गए, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व भी करी। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स की बात करते हैं जिनका जस्ट आपको पता होना चाहिए किसके टाइम पे और नेम उनका क्या है। बहुत डिटेल में हम इनकी नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे निकोलो मनुची, जो कि फिर इटालियन थे। इनको मार्को पोलो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी लगभग आप कह सकते हैं कि फ्रांको बर्नियर के ही आसपास आ रहे हैं। जब दारा और औरंगज़ेब आपस में लड़ रहे थे तब निकोलो मनुची भी यहाँ पे फिजिशियन या फिर एक डॉक्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहे थे। तो मुगल्स के ही यू कैन से कि सर्वेंट्स यहाँ पे आके बन गए थे। बहुत छोटे थे उम्र में जब शिप पे इंडिया में यहाँ पे आ गए थे निकोलो मनुची। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मुगल्स की अगर बात करें तो औरंगज़ेब के शुरुआती दौर में ही वॉज देयर। ओके, देन हम बात करते हैं पीटर मुंडी, जो कि इंग्लैंड से आए थे 1628 में। तब भी यहाँ पे जहांगीर और जो शाहजहां का जब स्टार्ट होता है, जब जहांगीर की एंडिंग थी कार्यकाल की और शाहजहां की स्टार्टिंग थी, तो लगभग उसी टाइम पे आते हैं और शाहजहां का मेजरली पीरियड यहाँ पे कवर करते हैं। और पीटर मुंडी की अगर हम बात करें तो ही वॉज बेसिकली यहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स की तरह उन्होंने वो आए, कंपनी ऑफिशियल्स से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे बन चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने एज अ ट्रैवलर भी इंडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारे ऑफिसर्स आए, लेकिन हर कोई इंडिया को उस यू कैन से यूनिक कल्चरल या फिर एक ट्रैवलर की नज़र से नहीं देखता था। वो सब एक बिजनेसमैन की तरह कहीं ना कहीं बिहेव करते थे। ओके, और ये जो 2-3 हम आगे पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स की बात करेंगे, इनका जो ज़्यादा ताल्लुक होगा वो विजयनगर एम्पायर से होगा। तो डुआर्टे बारबोसा ये पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे, क्योंकि 14 यहाँ पे 98 की अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा वगैरह आ चुके थे इंडिया में। उसके बाद बहुत सारे पोर्चुगीज़ ऑफिशियल्स और ट्रैवलर्स इंडिया में आए इंडिया को और एक्सप्लोर करने के लिए। उनमें एक थे डुआर्टे बारबोसा, और ये जो बारबोसा थे वो पोर्चुगीज़ राइटर थे और ट्रैवलर थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट दिया और उसकी रिचनेस और प्रोस्पेरिटी के बारे में काफ़ी बताया है। विजयनगरा में हम्पी जो कैपिटल थी उसकी क्या शान शौकत थी, राजा की क्या शान शौकत थी, कल्चर किस तरीके का था, तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। ओके, तो उसके बाद डोमिंगो पेस भी आते हैं सिमिलर लाइंस पे। ये भी विजयनगर एम्पायर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, लगभग सेम टाइम पे ही। ओके, एंड निकोलो कॉन्टी ये अगेन एक इटालियन है जो कि फिर से विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आते हैं 1300 समथिंग में। अगेन इनकी ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये निकोलो कॉन्टी अगेन जैसे हमने अल मसूदी की उसमें देखा, तो काफ़ी यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ देखते हैं इंडियन कल्चर और इटालियन कल्चर में। और इन्होंने इवन तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा है, इटालियन ऑफ द ईस्ट। काफ़ी यूनिक यहाँ पे जो बात है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। ओके, देन है अब्दुल रज़ाक जो थे ये ईरान से आते थे। ईरान में जो राजा थे शाहरुख मिर्ज़ा, उनके ख़ास राजदूत थे और इन्होंने भी विजयनगर एम्पायर में काफ़ी अपना टाइम जो है वो स्पेंड करा है और डीप उनके बारे में बताया है कि किस तरह के राजा हैं विजयनगर एम्पायर में, जो लोग हैं, जो साउथ इंडियन कल्चर है वो किस तरीके का है। बेसिकली ये जो 3-4 राइटर्स की हमने बात की है, इन्होंने तेलुगु कल्चर की ही यहाँ पे बात की है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एम्पायर्स था जो कि पूरे इंडिया में यहाँ पे रहा है। सो आई होप आपने आज का सेशन काफ़ी इन्जॉय किया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स की हमने बात की है, इनके नाम आप याद रख सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है,
that should be their time and contemporaries. आपको पता होना चाहिए मोस्टली कि कौन सी डायनेस्टी में, कौन से एरिया में जा रहे हैं जो ये ट्रैवलर्स हैं, और लगभग किस टाइम पे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, सो आगे आगे भी आप हमारे चैनल देखते रहिए. आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और अपने एग्ज़ाम में इसका यूज़ भी करेंगे. सो जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए और अपने एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी करती रहिए. जय हिंद.